क्या आपको मालूम है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जब पानीपत से चले दिल्ली फ़ारसी और अरबी सीखने के लिए, तो वो बताते हैं कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी रोटी का बंदोबस्त कर सकें, और उनको इस चीज़ की फ़िक्र थी कि दिल्ली में जाके वो अपनी रोटी का इंतज़ाम कैसे करेंगे। शादीशुदा थे, बीवी बच्चे घर छोड़कर चल पड़े और जाकर फिर गालिब के तालिब इल्म हुए, और क्या शाहकार लिखे उन्होंने, ना सिर्फ पोइट्री में बल्कि लिटरेचर में भी। तो उन्होंने कहीं भी ज़िक्र नहीं किया कि उनको तालीम हासिल करने के लिए किसी फ़ाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, या उनको ये फ़िक्र कभी लाहा कोई कि वो अपनी तालीम का जो ख़र्चा है वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, कहाँ से इकट्ठा करेंगे। क्योंकि उस ज़माने में जो फ़ाइनेंस है वो तालीम के साथ लिंक्ड ही नहीं था। आज के दौर की ये बात है, आज के दौर में ये रिवाज है कि अगर आप गरीब हैं तो आपको तालीम हासिल करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। पिछले ज़माने में होता क्या था बरसगीर पाक व हिंद में कि तालीम जो है वो आपका प्राइवेट मैटर होता था। घर में वालदा वालिद आपके उस्ताद भी होते थे। आप बाप बनकर एक अलग ज़ाविये से बच्चों को देखते हैं और उस्ताद बनकर एक अलग ज़ाविये से बच्चों को देखते हैं। वो दोनों चीज़ें जब आपको घर में ही मुयस्सर हो जाती थी तो ना सिर्फ बच्चों की तरबियत होती थी बल्कि वालिदैन की भी तरबियत होती थी। इसीलिए ये जो लफ्ज़ आज हमें बेहंगम सा नज़र आता है, ये दो लफ्ज़ों का जो जोड़ है तालीम और तरबियत, अजीब सा नज़र लगता है, अजीब सा मालूम होता है। ये बहुत मायने रखता था कि घर के अंदर ही आपकी तालीम का इंतज़ाम भी हो रहा है और आपकी तरबियत का इंतज़ाम भी हो रहा है। वही बाप आपका उस्ताद भी है जिसने आपकी तरबियत करनी है और आपको तालीम भी दे रहा है। वालिद और वालदा दोनों पढ़े लिखे होते थे क्योंकि उनके ज़िम्मे औलाद को पढ़ाना होता था। यह नहीं होता था कि आप छोटे से हैं और उठा के आपको स्कूल में डाल दिया, आप स्कूल जाने और आपकी तालीम जाने। वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती थी। इसीलिए फिर एक भोंडा सा रिश्ता बनाने की कोशिश की गई कि उस्ताद भी बाप होता है, एक्चुअली बाप ही उस्ताद होता था। फिर अंग्रेज़ आया। अंग्रेज़ ने आकर क्या किया, उसने इंग्लिश का अलाब जो है ना वो गर्दानना शुरू कर दिया। उससे ये हुआ कि अब वालदा को इंग्लिश नहीं आती, वालिद को इंग्लिश नहीं आती, मजबूरन आपको स्कूल में डालना पड़ा। स्कूल में डालने के लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत थी। अब जो गरीब था वो ऑब्वियसली इंग्लिश की तालीम हासिल नहीं कर सकता था, जो अमीर था वो इंग्लिश की तालीम हासिल कर सकता था। स्कूल जाना जो है वो रिवाज बन गया। अब वालिदैन के यूपर से ज़िम्मेदारी उठ गई तालीम और तरबियत की। वालिदैन अब अनपढ़ भी हों तो चल जाता था क्योंकि तालीम की ज़िम्मेदारी अब स्कूल के ऊपर आ गई। यूँ तालीम जो एक प्राइवेट मैटर था वो घर से निकल गया। घर जो है अब ना तरबियत कर रहा है आपकी, ना तालीम दे रहा है आपको। ये सब काम पब्लिक हो चुके हैं और बिज़नेस बन चुके हैं। ऐसे में पिछले ज़माने में होता ये था कि आपको एक ख़ास उम्र तक, कह लीजिए 8 साल तक, 1 या 2 ज़ुबानें सिखाई जाती थी और 7 रियाज़ी सिखाई जाती थी। उसके बाद बच्चा ख़ुद ये तयन करता था कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो उस चीज़ को परस्यू करता था। नतीजे के तौर पर आप देख लें बड़े बड़े नाम अमीर खुसरो, बाबा फ़रीद, गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म जैसे नाम हमें मिलते हैं। क्या आज के दौर में हमें इन जैसा कोई एक नाम भी मिलता है? तो यही वो निज़ाम था जिसके बारे में अंग्रेज़ कहता था कि तालीम का जो निज़ाम था ना हिंदुस्तान में, उसको हम कम्पीट नहीं कर सकते थे, तो हमने फिर इनको इंग्लिश के पीछे लगा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आज भी मैं जब छोटे बच्चों को इतने बड़े बड़े बस्ते उठाए देखता हूँ तो दिल करता है कि दिल की बात जो है वो बताई जाए कि ये भी एक तरीका है जिसको अपनाया जा सकता है कि आप 8 साल 9 साल तक बच्चों को ब्रॉड बेस तालीम दें, उन्हें 1-2 ज़ुबानें सिखाएं, रियाज़ी सिखाएं और उसके बाद उनको कंसल्टेंसी दें। उनको जब हम कंसल्टेंसी देंगे तो वो अपनी फ़ील्ड को अच्छे से चुन सकते हैं। तो होगा क्या कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी, आपका HR जो है वो रिसोर्सफुल हो जाएगा, ठीक है, आपका लायबिलिटी नहीं रहेगा, एसेट बन जाएगा। तो ये चंद बातें थी जो मेरा दिल कर रहा था मैं शेयर करूं और मैंने कर दी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। कोई अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना जो है वो भी सदका जारिया होता है। शुक्रिया।